ये वीक मार्केट मार्केट कम और रोलर कोस्टर ज़्यादा लग रहा था। मंडे का शुरुआत जहाँ पे तेज़ी से होता है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट के साथ में, वहीं पे रिलायंस का रिजल्ट उसे धीमा कर देता है। ट्यूसडे को मार्केट फ्लैट रहता है, वेडनेसडे को फिर से वो बाउंस बैक करता है क्योंकि यूएस और जापान के बीच में ट्रेड डील हो चुका था। और थर्सडे फ्राइडे फिर से एक मेजर डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरे वीक क्या हुआ, इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था आईईएक्स में कि एक ही दिन में 30% से इसका स्टॉक प्राइस गिर जाता है। और एंड में हमने पता करेंगे कि आगे कमिंग आने वाले वीक्स में किस तरह का मार्केट आउटलुक रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस वीकली मार्केट अपडेट वीडियो। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट के साथ में, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन स्पेसिफिक कुछ न्यूज और इंडियन सेक्टर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस और जापान के बीच में ट्रेड डील हो चुका है। यूएस ने जापान के ऊपर 15% का टैरिफ लगाया और साथ में जापान ने यह भी कमिटमेंट किया वो यूएस में जाकर के $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसमें ऑब्वियस बात है कि 90% से ज्यादा बेनिफिट यूएस को मिलने वाला है। और जापान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑटो मेकर के नाम से। तो जिस दिन ये डील हुआ यूएस और जापान के बीच में वेडनेसडे को, उस दिन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला, ऑटो सेक्टर्स और ऑटो इंसिलरी ये दोनों सेक्टर्स के ऊपर। यूएस का फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ में भी ट्रेड डील हो चुका, 19% का टैरिफ लगाया है ये दोनों कंट्री के ऊपर। और ये यूनिलेटरल है, मतलब सिर्फ यूएस ने लगाया, काउंटर अटैक में फिलीपींस और इंडोनेशिया नहीं लगा सकता है। बट इंडिया और यूएस का अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है। 5 बार ऑलरेडी नेगोशिएशन हो चुका है। अगस्त में फिर से टीम आने वाली है यूएस से इंडिया। अब देखते हैं उसमें कि इस तरह का डील होता है या नहीं होता है। अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों कंट्री को काफी बेनिफिट होने वाला है। इंडिया का एक्सपोर्ट भी सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन छोटे बिजनेसमैन है या बड़े बिजनेसमैन, ये दोनों ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ज्यादा फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट्स होगा, ज्यादा लेबर का रिक्वायरमेंट्स होगा, तो इससे जॉब भी बढ़ेगी। साथ में जो यूके से प्रोडक्ट्स आने वाली है इंडिया, बहुत सारा जो लग्जरी ब्रांड है, क्लोथ्स का, शूज का, बैग्स का, वो सारी चीजें सस्ता होगा। स्कॉच, विस्की ये सस्ते होंगे। उसके साथ में बहुत सारी कार हैं जैसे लैंड रोवर, जैगुआर, ये सारी चीजें सस्ती होगी। मेडिकल इक्विपमेंट हमारा बहुत सारा आता है। होम अप्लायंसेस का इक्विपमेंट इंडिया बहुत सारा इंपोर्ट करता है यूके से। ये सारी चीजें सस्ती होंगी जो हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट करता है। हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम आप ब्लड रिपोर्ट या ईसीजी अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तो आपको थोड़ा सा कम रेट में पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स को वो सस्ते में इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं अब से कमिंग डेज में। ये दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड वार होता है तो दोनों कंट्री का नुकसान है, और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों कंट्री का बेनिफिट होने वाला है। ना सिर्फ कंट्री को, उसके साथ में जो आम आदमी है उसको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि ये ट्रेड बैरियर को खत्म कर देता है। इसी का इम्पैक्ट हमें Q1 में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में देखने को मिला, 47% का ग्रोथ, जिसमें से सिर्फ यूएस में 60% का एक्सपोर्ट हुआ और साथ में यूएई और चाइना भी इसका टॉप डेस्टिनेशंस रहे हैं। इसके साथ साथ में इंडियन रेडीमेड्स और मरीन में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिला इसके एक्सपोर्ट में। लास्ट वीक बहुत सारे प्राइवेट बैंक का रिजल्ट आया, जिसमें से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और भी बाकी। जब बैंक्स का आप रिजल्ट को एनालाइज करते तो आपको पता चलता है कि इंडियन का जो रिटेल लोन बुक है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा भी ग्रोथ नहीं है। अगर एचडीएफसी बात करें तो 8% का, आईसीआईसीआई में 6.9%, एक्सिस बैंक में 6% और यस बैंक में सिर्फ 5% का ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब कंज्यूमर की तरफ से उतना भी स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं आ रहा है। कमिंग क्वार्टर्स में ये एक्सपेक्टेशंस है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि बरसात के बाद अभी फिर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट आपका नवंबर से दिसंबर, जनवरी तक ये फेस्टिवल सीजन रहते हैं। इसके साथ साथ में अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस का बात करें तो 3.5% का डाउनफॉल रहा लास्ट वीक में, जिसका इम्पैक्ट हमें रिलायंस का रिजल्ट में भी देखने को मिलता है। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 4.9% का डाउनफॉल रहा पूरे वीक में। ये सिक्लिकल सेक्टर्स है, लेकिन उसके साथ साथ में इन्फ्लेशन रेट भी काफी डाउनफॉल हुआ। अभी कई सालों से कम चल रहा है इन्फ्लेशन रेट, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी रियलिटी सेक्टर्स उतना बेटर परफॉर्म नहीं किया है। अगर एफएमसीजी की बात करें तो उसमें भी नेस्ले, कोलगेट इस तरह की कंपनियों का रिजल्ट आया, लेकिन जो अर्निंग ग्रोथ आ रही है एफएमसीजी सेक्टर्स के कंपनियों का, वो उतना बेटर नहीं है जो करंट वैल्यूएशंस को मैच कर पाए। अगर आईटी सेक्टर्स का बात करें तो आईटी सेक्टर्स में कमिंग क्वार्टर या फिर कमिंग ईयर्स में भी हमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है ग्रोथ का, क्योंकि इसका दो मेजर रीजन। सबसे पहला है एआई अगर कोई एक सेक्टर्स को सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट करने वाला है तो वो है आईटी सेक्टर्स, और दूसरा है ट्रम्प साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं यूएस के कंपनियों को कि जो भी आपको हायरिंग्स करना है, जो भी सर्विस आपको आउटसोर्स करना है, वो आप यूएस बेस्ड कंपनी को करें। और आपको पता है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा हेवी डिपेंडेंट है यूएस के टेक कंपनियों के ऊपर, क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर सर्विस बेस्ड सेक्टर्स है। और इसका इम्पैक्ट हमें क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखने को मिला। अगर Q1 का रिजल्ट्स का बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में टीसीएस ने 1.32% का ग्रो किया है, एचसीएल टेक 8% का, विप्रो
1% का और इन्फोसिस ने 7.5% का ग्रोथ दिया। इसके साथ साथ में इन्होंने गाइडेंस भी दिया कि पूरे साल भर में ये कंपनियां किस तरह से ग्रो करने वाली है। और गाइडेंस की बात करें तो इन्फोसिस ने 1 से 3% का गाइडेंस दिया है, विप्रो 1% का और एचसीएल टेक 3 से 5% का गाइडेंस दिया। और टीसीएस ने तो कोई गाइडेंस नहीं दिया कि वो पूरे साल भर में किस तरह से ग्रो करने वाली है। नेक्स्ट, आईईएक्स इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज लिमिटेड का एक दिन में 30% से डाउनफॉल होना, क्योंकि सीईआरसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक अनाउंसमेंट किया कि जनवरी 2026 से मार्केट कपलिंग होने वाला है। अभी तक होता यह था कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट और वॉल्यूम का कंट्रोल था वो था आईईएक्स के पास। अब से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाला है, यानी सबके लिए बराबर होगा। तो यानी इसका कंट्रोल लूज हुआ रेट और वॉल्यूम्स के ऊपर। कंट्रोल लूज होने का मतलब है कि बिजनेस में लॉसेस और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए इसका स्टॉक एक दिन में 30% से गिरा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये गिरा, इससे पहले भी थोड़ा सा हमें इंडिकेशंस देखने को मिला था, धीरे धीरे गिरा था। मतलब कुछ लोगों को ये चीजें ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है। और दूसरा कि जब भी कोई प्राइस अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो वो बेवजह नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होती है। बस फर्क इतना है कि आप वो पीछे का कारण को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। अगर पकड़ लिए तो फिर अच्छा है, नहीं पकड़ पाए तो फिर आपके लिए खराब है एज ए इन्वेस्टर्स। तो अगर अभी का करंट मार्केट सिनेरियो देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 से 4 चीज है जो प्रॉब्लम बना हुआ है। सबसे पहला है अर्निंग ग्रोथ। अगर आप सारी कंपनियों के Q1 का रिजल्ट को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक सेक्टर ने, मैक्सिमम सेक्टर्स का जो रिजल्ट आ रही है वो खराब आ रही। दूसरा है वैल्यूएशंस। करंट स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। इस चीज को कुछ दिन पहले आरबीआई ने भी अपने एक रिपोर्ट इशू करके बताया कि जो अभी करंट वैल्यूएशन है उस चीज को मैच करने के लिए जो अर्निंग ग्रोथ आ रही है वो जस्टिफाइबल नहीं है। और ये एक्सपेक्टेड है कि कमिंग क्वार्टर्स में इसका हो सकता है पॉजिटिव ग्रोथ आएगा, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ अच्छा आने वाला है। तीसरा है टैरिफ। इंडिया और यूएस के बीच में अभी तक टैरिफ क्या लगेगा नहीं लगेगा वो फाइनल नहीं हुआ, ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ, यानी मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है। देखिए, लाइफ हो या मार्केट हो, उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगा तब अब मार्केट को भी पता ही नहीं चल पा रहा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अभी एक तरह से वो डायरेक्शन लेस है। दूसरा, अगर फ्राइडे को आप मार्केट को एनालाइज करें तो उस दिन बजाज फाइनेंस का कमेंट्री आया, जिसमें से बजाज फाइनेंस भी बताया कि जो अभी इंडियन इकोनॉमी का जो सिनेरियो है वो उतना अच्छा नहीं है। अभी जो लोन ग्रोथ है उसमें ऑलरेडी कमी है, ये बजाज फाइनेंस भी बोल रहा है। और जो प्राइवेट बैंक्स है उन्होंने भी बताया अपने कमेंट्रीज में। उसके साथ में रिकवरी में भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये बजाज फाइनेंस को का कहना है। और बजाज फाइनेंस ऐसा कंपनी है जो हमेशा ग्रोथ दिया है। और अगर आप लोन सेक्टर्स का बात करें तो उसमें एक तरह से वो मार्केट लीडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। इस चीज को आरबीआई भी इंडिकेट कर रहा है, हमारे जो अर्निंग ग्रोथ है उससे भी पता चल रहा है। इसलिए और उसके साथ साथ में अभी जो ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है इसके कारण बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हुआ है, नेगेटिविटी हर तरफ छाया हुआ है। लेकिन कमिंग वीक तक में ये डायरेक्शंस मिल जाएगा, क्योंकि अगस्त में ये फाइनल डील होने वाला है यूएस और इंडिया का बीच में। तो होपफुली तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट को भी डायरेक्शन मिल जाएगा और आपके पोर्टफोलियो का भी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।